हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। तो हम अब बचे हुए वीडियो के बाकी पार्ट्स को, जो कि हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे थे, बुद्धि के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसको हम बाकी के पार्ट्स को हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है, ये हमें मालूम है पहले से, क्योंकि जो इंटेलिजेंस जो भी बच्चे में आता है वो जन्मजात बाय बर्थ ही आता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो बुद्धि जो है वो दो तरह से विकसित होती है, यानी कि दो तरह से डेवलपमेंट होता है बुद्धि का। किस किस तरह से, वो दो तरह देख लेते हैं। एक तो वर्टिकल होता है और दूसरा हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, एक तो होगा हमारा वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है। वर्टिकल को हिंदी में ऊर्ध्वाधर बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये है वर्टिकल जो है वो 16 से 18 की एज में होता है। इनकी जो एज है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पेपर में अगर पूछ ले कि भी जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल डेवलपमेंट होता है बुद्धि का, वो किस एज में होता है, तो वो 16 से 18 की एज में होता है। यानी कि सिर्फ 16 से 18 की एज में कैसा होगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, लेकिन जो बर्थ से लेके, बाय बर्थ से लेकर के और बिल्कुल आपकी डेथ तक जो रहेगा वो रहेगा हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, वो कौन सा डेवलपमेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट रहेगा इन इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 16 के हो जाओगे ना, तो जैसे बच्चा 16 का हो जाता है तो 16 से 18 तक कौन सा डेवलपमेंट काम करता है, वो वर्टिकल काम करता है। ठीक है, अब इस वर्टिकल में क्या क्या आते हैं, वर्टिकल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, इसके अंदर नॉलेज, स्किल और थिंकिंग, ये तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक तो एक हमारी नॉलेज यानी कि ज्ञान, कौशल और चिंतन, ये तीनों चीज़ें आएंगी। और हॉरिजॉन्टल में क्या है, ये इसमें पूरा ही डेवलपमेंट हो जाता है हॉरिजॉन्टल में हमारा, यानी कि जैसे बाय बर्थ जो भी हमारी स्किल होती है, इनके अलावा जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है जितने भी टाइप्स का। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं बिहेवियर के 3 एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं उन सब का डेवलपमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल के अंडर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। बुद्धि पर के सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर सबसे ज़्यादा वैसे तो एनवायरनमेंट का पड़ता है, हमें पता है एनवायरनमेंट का तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, वही, क्योंकि जब भी बच्चा पेट में होता है ना, जब माँ के गर्भ में होता है, तो उस टाइम पे माँ को ये बोला जाता है कि भी आप अच्छे अच्छे नॉलेज ले, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, हमेशा धार्मिक उसमें रहे, क्योंकि बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो वो हेरिडिटी का पड़ता है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसके अपने पेरेंट्स के जो भी उसके गुण अवगुण होते हैं उनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए वंशानुक्रम का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हाँ, ये बात सबसे अच्छी है कि बुद्धि हमेशा परिवर्तनशील होती है। ठीक है, और हमेशा विकासशील होती है। ठीक है, अब जैसे बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो क्या होती है, वो चेंजेबल होती है। अब नेचर में कोई भी चीज़ ऐसी तो है ही नहीं जो चेंजेबल ना हो। ठीक है, क्योंकि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, तो बुद्धि भी क्या होती है, हमेशा परिवर्तनशील ही रहती है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। और बुद्धि में जो है वो कई इकाइयाँ भी होती हैं, बुद्धि के अंदर बहुत सारी इकाइयाँ भी होती हैं। किसी ने कितनी इकाई में इसको डिवाइड किया है बुद्धि को, यूनिट्स जिनको बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में इस बुद्धि को जो है डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये थी कुछ बुद्धि की विशेषताएं। ये थी बुद्धि की, हमने जो भी पढ़ी थी ये सारी क्या थी, विशेषताएं। अब आगे हम पढ़ लेते हैं बुद्धि के क्या, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये सिद्धांत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बुद्धि के, क्योंकि ना एचटेट का पेपर तो ऐसा पेपर है, हरियाणा वाले तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि भाई ना ये सिद्धांत किसने दिया है, ये वाला जो है इसका प्रिंसिपल किसने दिया बुद्धि का। तो वो सारी चीज़ें तो हमें याद करनी ही करनी है, साथ में हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, ताकि जो आगे एग्ज़ाम आएंगे KVS और DSSS में, इनमें थोड़ा डीपली हमसे पूछ ली जाता है क्वेश्चन, तो ये वहाँ भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत क्या है हमारा, बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत सबसे पहला सिद्धांत।
जो कि किसने दिया है, बीने ने दिया है। किसने, बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत, यानी कि हम इसको बोलते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय अल्फ्रेड बीने। ठीक है, अब जैसे इसको समझिए, उसने एक कारक सिद्धांत क्यों कहा है। उन्होंने ये बोला है कि जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये एक क्या हो गई, एक बुद्धि है, ये उसने बता दिया एक बुद्धि है। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक फैक्टर होता है, एक ही फैक्टर होता है हमारी बुद्धि के अंदर, वो भी क्या है, वो अनडिवाइडेबल है। ये जो एक कारक दे दिया, ये भी क्या है, अनडिवाइडेबल है, यानी कि अविभाज्य, इसके भी हम खंड नहीं कर सकते। तो अब ने इस सिद्धांत में इसने क्या बताया कि बुद्धि एक चीज़ है या एक कुछ इकाई है, एक यूनिट है, ठीक है, जिसके अंदर एक अविभाज्य खंड होता है, जिसके कोई टुकड़े नहीं कर सकते। ये किसने दिया है, बीने ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत की तरफ। दूसरा सिद्धांत का नाम है द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत जो किसने दी है, स्पीयरमैन ने दी है। किसने दिया, टू फैक्टर थ्योरी हम इसको बोल सकते हैं, स्पीयरमैन ने दिया है। अब द्विकारक सिद्धांत में इसने क्या बताया है, इसने बताया है कि है ना, हमारी जो ये बुद्धि होती है ना, स्पीयरमैन ने क्या बताया, जो बुद्धि है इसके अंदर ना 2 यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट को उसने नाम दिया स्पेसिफिक, एक यूनिट को उसने नाम दे दिया जर्नल, और दूसरे को उसने नाम दे दिया स्पेसिफिक। ठीक है, यानी कि विशिष्ट, एक को सामान्य और एक को विशिष्ट। सबसे आराम से ध्यान से समझिएगा, अगर बीने ने क्या बताया था, एक कारक, तो उसकी बुद्धि, उसके सिद्धांत का नाम एक कारक है, तो उसने इसको क्या बोला, वो अखंड है, एक ही कारक है, वो भी अखंड अविभाज्य है। लेकिन स्पीयरमैन ने क्या बताया कि बुद्धि के अंदर हमारे 2 कारक है, इसलिए उसकी थ्योरी का नाम क्या रख दिया, सिद्धांत का नाम द्विकारक। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत रखा है। और इसको भी इसने एक कारक को नाम दे दिया जर्नल, ठीक है, और दूसरे को नाम दे दिया स्पेसिफिक। ठीक है, अब इसमें भी उन्होंने क्या बताया कि जो ये सामान्य बुद्धि जो होती है ना, वो जन्मजात होती है, जो बाय बर्थ रहती है, वो क्या होती है, सामान्य बुद्धि। और जो विशिष्ट बुद्धि है ना, वो उसने उसको अर्जित बोल दिया, यानी कि कुछ चीज़ें, जो चीज़ें हमारे बाय बर्थ मिलती हैं हमें, ठीक है, बाय बर्थ मिलेंगी, उनको तो उसने क्या बोल दिया, वो जर्नल है भाई, वो चीज़ क्या है, जर्नल है। लेकिन जो हमें कुछ चीज़ें जो हम अर्जित कर लेते हैं एनवायरनमेंट से, हम एक्वायर कर लेते हैं, उसको उसने क्या बोल दिया, विशिष्ट या अर्जित। ठीक है, अब जब उसने ये जीएस फैक्टर दिया ना, इसको जीएस फैक्टर भी बोलते हैं, तो इसी के ऊपर इस थ्योरी का नाम क्या रख दिया, जीएस फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि किसने दी है, स्पीयरमैन ने। ठीक है, समझ गए। ये तो हो गई क्या, कौन सी, द्विकारक। ठीक है, अब इसके बाद एक और थ्योरी आई थी, एक और थ्योरी नहीं, सॉरी, मैं बार बार थ्योरी बोल देती, एक और प्रिंसिपल आया था जिसका नाम था त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक। ठीक है, थ्री फैक्टर थ्योरी, ये भी किसने दी है, स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, ये भी किसने दी है, स्पीयरमैन ने दी है। अब पता क्या, ये त्री करके ना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो, और जो इंग्लिश में तो खैर इतना दिक्कत नहीं पड़ती, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले वो कई बारी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि त्रिकार किसने दिया, त्रिआयामी, त्रिस्तरीय, त्रितंत्रीय, ठीक है, इनमें तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तो ये थोड़ा देख लेना। ये जो त्री करके है ना, ठीक है, ये कितने हैं, तो त्रिकारक दी है वो स्पीयरमैन ने दिया है। त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया है। लेकिन त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी जेपी गिलफर्ड की है। और त्रिस्तरीय यानी कि 3 लेवल की जो थ्योरी दी है वो कैरोल ने दी है। और त्रितंत्र की दी है वो स्टेनबर्ग ने दी है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से ऐसे याद कर लेंगे तो फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। त्रिकारक स्पीयरमैन, त्रिआयामी जेपी गिलफर्ड, त्रिस्तरीय कैरोल, और त्रितंत्र स्टेनबर्ग ने दी है। ठीक है, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रिंसिपल पर चलते हैं, जिसका नाम है बहुकारक। बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत, भाई ये आता पेपर में। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दी है। ये किसने दी है, ये थॉर्नडाइक ने दी है। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि जितनी भी तरह की मानसिक योग्यताएं होती हैं ना, उतनी ही बुद्धि होती है। समझिए आप इस बात को, इस लाइन में ये क्या कहना चाह रहा है, थॉर्नडाइक ने क्या बताया है कि जैसे कि बीने ने और ऊपर ये हमने पढ़ा था स्पीयरमैन ने, इन्होंने तो
दो दो यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे थॉर्नडाइक क्या कहना चाह रहा है कि जितनी मानसिक योग्यताएं होती हैं कि मन की, हमारी मेंटली जितनी भी हमारी एबिलिटी होती है, बुद्धि उतनी ही तरह की होती है। ठीक है, उसने ये बताया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। न्यायदर्श और प्रतिदर्श का सिद्धांत, जिसको हम सैम्पलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, न्यायदर्श और प्रतिदर्श का सिद्धांत, जिसको कि हम सैम्पलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। किसने दी है? थॉमसन ने दी है। सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी है? थॉमसन ने दी है। और बुद्धि को इसीलिए मतलब जो सिंबल्स रहते हैं ना, सिंबल्स की तरह होती है। तो ये थॉमसन ने बताया कि जो बुद्धि जो है वो सिंबल्स की तरह होती है, इसलिए इसको बुद्धि के प्रतीकों का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत, लिक्विड एंड सॉलिड, इंग्लिश में आता है लिक्विड एंड सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय R.B. कैटल। किसने दिया? ये R.B. कैटल ने दिया। अब इसमें इसने दो तरह की बुद्धि बताई है, वही सेम उसकी तरह ही हो गया। ठीक है, जो हमने पहले स्पीयरमैन की तरह पढ़ा था कि तरल बुद्धि को उसने क्या बताया? वंशानुक्रम बताया, और ठोस बुद्धि को उसने वातावरण बताया है। ठीक है, तरल बुद्धि यानी कि वही होगा, बाय बर्थ होगी, और ठोस जो होगी वो एक्वायर्ड होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे चलते हैं बुद्धि का A और B का सिद्धांत। बुद्धि का A और B, या फिर बोल सकते हैं हम क ख का सिद्धांत। क ख का सिद्धांत, बुद्धि के A और B या क ख का सिद्धांत, ये किसने दिया? हैब ने दिया। हैब ने। इसको याद करने का तरीका आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे A B हैब, A B मतलब रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। क ख हैब मतलब दो ही इसके अंदर वर्ण आ रहे हैं, तो इसमें भी दो ही आ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी इन्होंने दो तरह की बुद्धि बताई, एक A तरह की होती है और एक B तरह की होती है। A तरह की वंशानुक्रम होती है और B तरह की वातावरण होती है। बस एब्स्ट्रैक्ट में तो सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा कि भी हैब ने A में किस प्रकार की बुद्धि बताई या किस प्रकार की बुद्धि नहीं बताई है। इस तरीके से कुछ एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाएगा इसमें से। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो कि किसने दी है? थ्रंगस्टन ने दी है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय थ्रंगस्टन। ठीक है, अब इसमें क्या बताया थ्रंगस्टन ने? थ्रंगस्टन ने भी वही बताया है कि जो इंसानों में, हम में जो क्या ना, वो क्या होती है? PM में होती है। ठीक है, अब ये PM में क्या है? PM में होती है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, यानी कि हमारे मेंटली जो भी एबिलिटीज़ होती है, ठीक है, वो बताई है इसने। कि भी ना थ्रंगस्टन बोल रहा है कि भी समूह, उसने अपने प्रिंसिपल का नाम समूह कारक क्यों दिया है? समूह कारक, समूह ग्रुप, यानी कि बहुत सारे ग्रुप फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इंटेलिजेंस में काम करते हैं, और उसको उसने बोला PME, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ये इसने 7 प्रकार की योग्यताएं बताई, 7 तरह की। ठीक है, 7 टाइप्स की इसने ये एबिलिटीज़ बताई हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि थ्रंगस्टन ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई? तो उसने 7 प्रकार, या कितने प्रकार की PM में बताई हैं? तो 7 तरह की बताई हैं। सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले उसने बताई है शाब्दिक। शाब्दिक का वही आपको पता ही है, शब्द ज्ञान। आंकिक क्या हो गया? अंकों का ज्ञान। तार्किक वही जो हमारी रीजनिंग एबिलिटी होती है। प्रत्यक्षीकरण जो सामने हमें दिख रहा है वही प्रत्यक्षीकरण जो सामने होता है हमारे, प्रत्यक्ष होता है, परसेप्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर स्थानीयकरण यानी कि स्पेशियल, स्मृति यानी कि मेमोरी, और वाक्य योग्यता यानी कि वर्ड फ्लुएंसी। ये सारी इसने क्या 7 योग्यताएं समूह कारक में बताई गई है। अच्छा, ये एक क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी शायद ये है इसके अंदर। पहले कितनी थी? 7, लेकिन बाद में ये 2 और जोड़ी थी, तो बाद में 9 कर दी गई थी। ठीक है, बाद में कितनी कर दी गई थी? 9 कर दी गई थी, लेकिन ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें भी 9 करी गई है। एक जो हम आगे पढ़ेंगे ना हार्वर्ड गार्डन में, उसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है 7 और 9 वाला भी। चलिए मैं आगे चलते हैं, आपको समझाती हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, या फिर बोल सकते हैं मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी।
ठीक है। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? हार्वर्ड गार्डनर ने। ये इसको तो आप 5 से ज़्यादा 6 स्टार लगा लो, चाहिए स्टार ही स्टार लगाते रहो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें से आपके सी टेट में, एच टेट में कहीं भी देख लेना आप, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है हार्वर्ड गार्डनर से, इसलिए ये इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या बताया है? बुद्धि 7 तरह की बताई है। बुद्धि कितनी तरह की बताई है? 7 तरह की। लेकिन अब कितनी है? 9 तरह की। लेकिन अब यहाँ पे एक बात सुनिए, जो पेपर में आया था पिछली बार तो नहीं, शायद उससे पहले आया था एच टेट में ही, तो उसमें ना तो 7 थी ना 9 उन्होंने करेक्ट मानी, उन्होंने 8 करेक्ट मानी थी। वो 8 करेक्ट क्यों मानी? क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक है ना, 11th की जो बुक है एनसीईआरटी, उसके अंदर 8 बताई है, तो उन्होंने 8 मानी है। ठीक है। अगर जो पेपर में आता है ना ऑप्शन में, अगर आपके ये पूछा जाए कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी प्रकार की बुद्धि बताई हैं, तो अगर ऑप्शन में 8 है तो आंख बंद करके 8 लगा देना। ठीक है। 8 क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। ठीक है। और अगर 8 ना आए और तो आप 9 लगा के आना। ठीक है। अगर 8 ना आए तो 9 लगा के आना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो ये इन्होंने 9 तरह की जो बुद्धि बताई, हम इनको डीपली पढ़ लेते हैं, ये है क्या। ठीक है। सबसे पहले देखिए, आंकिक और तार्किक बुद्धि। आंकिक और तार्किक बुद्धि सबसे पहली। न्यूमेरिक लॉजिकल जो थिंकिंग रहती है वो किस में होती है? जो जितने भी मैथमेटिशियन होते हैं इनके अंदर होती है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बताई इन्होंने स्थायीकरण की या स्थानिक बुद्धि। स्थायीकरण या स्थानिक बुद्धि ये किस में पाई जाती है? ये जो मैप बनाने वाले होते हैं ना, जो भी मैप्स बनाते हैं, नक्शे तैयार करते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? स्थायीकरण या स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। फिर थर्ड टाइप है संगीतज्ञ, यानी कि म्यूजिशियन जितने भी ये गीत गाते हैं, गाने वाले हो गए जो भी, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? म्यूजिकल या म्यूजिशियन वाली। ठीक है। इसके बाद भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि लिंग्विस्टिक, यानी कि जो कवि वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कवि वगैरह होते हैं भाषा से जो संबंध रखते हैं, उसमें कौन सी होगी? लिंग्विस्टिक ही मिलेगी ना, जो साहित्य वगैरह की बात करते हैं। ठीक है। तो इनमें कौन सी बुद्धि मिलती है? लिंग्विस्टिक। ठीक है। इसके बाद शारीरिक गतिक बुद्धि, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, सी टेट में तो रख ही मिलती है। अगर आप सी टेट की तैयारी करें तो सी टेट में तो ये क्वेश्चन रखा मिलता है बिल्कुल। ठीक है। आप पीछे के प्रीवियस ईयर नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि यानी कि बॉडी की जिसमें भी मूवमेंट होती है ना, बॉडी की मूवमेंट किस में होती है? जैसे कि डांस करने वाले जो नृत्यक होते हैं वो, फिर सर्जन जो होते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन भी आता है, जो भी हाथों से मूवमेंट करने वाले होते हैं ना, जो भी हाथों से मूवमेंट, जैसे कि पायलट है, अब पायलट जब तक उसको पकड़ेगा नहीं अपने उसको, तो फिर वो चलाएगा कैसे? नहीं चला सकता ना, है ना। तो पायलट की बुद्धि भी कैसी होगी? शारीरिक गतिक बुद्धि होगी। अब डॉक्टर भी इसमें शारीरिक गतिक बुद्धि वाले ही होते हैं। डॉक्टर कैसे होते हैं? क्योंकि डॉक्टर भी इनमें एक विशेष तरह के, सिर्फ जो ऑपरेशन करते हैं, जो सर्जरी करते हैं ना, सर्जिकल डॉक्टर जिनको बोलते हैं, सिर्फ वही इसके अंदर आएंगे। ठीक है। तो डॉक्टर समझ के ये मत सोच लेना कि डॉक्टर तो हाथों से कुछ करते ही नहीं, या सारे डॉक्टर इसके अंदर नहीं आएंगे। सिर्फ डॉक्टर कौन सा आएगा? सिर्फ जो सर्जरी करते हैं, सिर्फ वही डॉक्टर। जिम्नास्टिक जो करते हैं वो, और जो ड्राइवर जो रहते हैं वो, उनकी भी कैसी बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारी जो छठी अंतरावैक्तिक और अंतर्वैक्तिक, ये 2 तरह की हैं। ठीक है। अंतरावैक्तिक और अंतर्वैक्तिक ये 2 तरह की है। इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रा पर्सन और इंटर पर्सन। ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला होता है वैसे तो ये। ठीक है। और पेपर में आता भी है क्वेश्चन, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है। इंट्रा पर्सन हो गया, इंट्रा मतलब अंतरा, यानी कि खुद से। ठीक है। जो खुद की भावनाओं से संबंधित होता है, वो आते हैं अंतरावैक्तिक में। और अंतर्वैक्तिक इंटर, यानी कि, या फिर इसको हम परावैक्तिक भी बोलते हैं। जो परावैक्तिक होते हैं वो कौन से आगे? जो दूसरों की भावनाओं से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। ये जो दोनों ना, ये दोनों किससे रिलेटेड होते हैं? भावनाओं से संबंधित होते हैं। ये दोनों बुद्धि
हमारे इमोशन से जुड़ी होती है। तो इमोशन से जुड़ी हुई बुद्धि इनमें से कौन सी होगी, जो हार्वर्ड गार्डन ने बताई, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो कौन सी होगी, अंतराव्यक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, खुद की भावनाओं के लिए होती है और दूसरों की भावनाओं के लिए होती है। इसके बाद जो आखिर में, ये तो हो गई हमारी 7 बुद्धि जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो कि जर्नली हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो आखिर में जो 2 और जोड़ी गई हैं उनका नाम भी याद रख लेना तुम, एक तो प्रकृतिवादी और एक अस्तित्ववादी। ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि में क्या करते हैं, जो प्रकृति से संबंधित होते हैं ना, नेचुरलिज्म की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल माली, किसान, जो नेचर से जुड़े होते हैं, ये सारे किस कौन हो गए, ये नेचुरलिज्म वाले हो गए, प्रकृतिवादी हो गए। इनकी बुद्धि कैसी, प्रकृतिवादी है। ठीक है, और ये वाली बुद्धि कब जोड़ी गई है, 1998 में जोड़ी गई है। 1998 में ये जोड़ी गई है। और अस्तित्ववादी बुद्धि यानी कि आइडियलिज्म, ये कब जोड़ी गई है, 2000 में जोड़ी गई है। 2000 में, कब जोड़ी गई है, 2000 में। ठीक है, और अस्तित्ववादी वाले क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हम दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया का अस्तित्व क्या है। ये वो जो साधु बाबा होते हैं ना, मतलब जो आजकल फ्रॉड चल रहा है वो वाले नहीं, दूसरे जो साधु बाबा होते हैं वो, उनकी बुद्धि कैसी होती है, अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा, और कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे के पार्ट्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू।